हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम एकदम समझेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आखिरकार आए क्यों हैं, इनका मतलब क्या होता है, कहाँ क्या मतलब होता है ना। और इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें ना, मॉडुलस और कॉन्जुगेट, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं। लेकिन ना ये दो जो चीज़ें हैं वो हम देख चुके हैं ना ऑलरेडी। तो इनको भी हम देखेंगे कि इनका ग्राफ में क्या मतलब होता है ना, ज्योमेट्री पार्ट आज हम देखेंगे। और फिर सबसे मेन चीज़ देखेंगे आर्गुमेंट निकालना। तो अगर आपको आर्गुमेंट निकालने में दिक्कत होती है तो ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है, ये आपके लिए बनाई पूरा वीडियो। फिर उसके बाद में देखेंगे पोलर फॉर्म और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, प्रावधान ये रखा गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि हम जेड लेते हैं हमेशा, उसको एक्स प्लस आयोटा वाई बोलते हैं। तो ये प्रावधान रखा गया कि भाई जो भी एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, अब इसको एक, अभी तो फिलहाल ये क्या है, एक नंबर है। अब इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई नंबर था, पॉइंट में सोचते ही ये एक्स प्लस आयोटा वाई क्या बन गया, एक्स कोमा वाई बन गया। मतलब जो रियल पार्ट है वो पहली जगह आ गया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरी जगह पर आ गया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट बन गया और जो इमेजिनरी पार्ट है वाई वो वाई कोऑर्डिनेट बन गया। यहाँ तो एक्स और वाई लिखा है तो आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन ए प्लस आयोटा बी भी हो सकता है, टू प्लस आयोटा थ्री भी हो सकता है, तो वो उस केस में टू कोमा थ्री या फिर ए कोमा बी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर को हमने किस में सोचा, पॉइंट में। अच्छा, पॉइंट में सोचा तो इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं ग्राफ पर, तो प्लॉट कर देते हैं अब इसको। इसके अंदर आप अगर ग्राफ, ये जो थ्योरी आप साथ के साथ लिख रहे हो ना, तो इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाना, मतलब थोड़ा बड़ा बनाना। इसके अंदर कई सारी चीज़ें हम लिखेंगे। तो सीधा सा एक बार मैं एक्स कोमा ये जो वाई है ये पॉइंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये पॉइंट कौन सा, जेड, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई बोलते हैं। लेकिन अब जो कि हम इसको पॉइंट में समझ रहे हैं तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स कोमा वाई बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया, जीरो, मतलब ओ। ओ मतलब क्या, जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो चलो ये ज्वाइन तो कर दिया, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं इसको इधर की तरफ मिलाऊँ ऐसे और इसको इधर की तरफ मिलाऊँ ऐसे, तो आपको सबको पता है कि ये जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ कितनी आएगी, एक्स आएगी। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी आएगी, वाई आएगी। तो चूंकि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया है, उसका उसको पॉइंट की फॉर्म में बदल के हमने उसको एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या, एक समतल है, प्लेन है। तो इस प्लेन का क्या नाम होता है, आर्गेंट प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, आर्गेंट प्लेन इस प्लेन का नाम है। जैसे अगर रियल नंबर को इस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ऐसा कई नाम है ना उसके। तो यहाँ पर इस सिस्टम का क्या नाम है, मतलब इस प्लेन का क्या नाम है, आर्गेंट प्लेन, जिसको दूसरे शब्दों में हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, या फिर गाउसियन प्लेन भी इसको हम बोल देते हैं कभी कभार। तो ये तो अपनी ये चीज़ क्लियर हुई। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जिसपे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं मॉडुलस पर, फिर कॉन्जुगेट पर, इन सब पर। तो मॉडुलस तो हम जान ही चुके हैं कि जैसे यहाँ पर क्या, एक एक पॉइंट आप देख लेते हैं। यहाँ पे जेड का मॉडुलस तो ऐसा हो गया। अच्छा, इसके बारे में हमें क्या पता है, इसका मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, ये होता है जैसे जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस फिर वाई का स्क्वायर, ऐसा ये इसका मीनिंग होता है ना। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो यार, ये चीज़ है क्या आखिरकार। और आपने कभी ना कभी ये चीज़ तो ग्राफ में ऐसे देखी ही होगी। यहाँ पर क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट क्या है, जीरो कोमा जीरो, ये पॉइंट क्या है, एक्स कोमा वाई। एक बार आप खुद से इसकी डिस्टेंस निकालो तो आप देखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना 10th क्लास वाला, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर फिर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, और क्या करोगे, अंडर रूट करोगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कौन, ओ जेड की जो लेंथ है, जिसको हम मॉडुलस ऑफ जेड भी बोल सकते हैं, कभी कभार इसको हम आर भी बोल देते हैं। कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब होता है मॉडुलस का, उस पॉइंट से लेके डायरेक्ट ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ जेड। अब इसकी मैं फॉर्मल जो डेफिनेशन है, जो सही में एक्चुअल में डेफिनेशन आनी चाहिए थी, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन जेड एक्स प्लस आयोटा वाई एंड ओ है ये पॉइंट, ये ना पॉइंट ओ है, जिसको हम बोलते हैं जीरो प्लस आयोटा जीरो, मतलब जीरो कोमा जीरो। अब देखते हैं दोस्तों, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है यहाँ पर। तो फिर से जेड तो है एक्स प्लस आयोटा वाई,
जेड का बार मतलब जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये पॉइंट क्या बन गया, एक्स कोमा वाई। तो ये पॉइंट की फॉर्म में इसको क्या बोल देंगे हम, एक्स कोमा, ये आयोटा के साथ में क्या है माइनस वाई। अब एक बार देखो कि ये एक्स कोमा माइनस वाई ये है तो पॉइंट ही ना, ये तो एक नंबर बन गया था तो हमने डिस्टेंस बोल दिया उसको। और ये तो आप दिमाग में फिट बैठा लेना, कभी भी मॉडुलस हो, भले ही आप 2 का मॉडुलस लो या -3 का मॉडुलस लो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लो, मॉडुलस मतलब हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा समझोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर यहाँ पर जेड का कॉन्जुगेट मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई, तो अभी तो यहाँ से तो आयोटा हटा नहीं ना, तो ये तो फिर से अगेन हमें एक पॉइंट मिल गया। तो एक्स कोमा वाई यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर है, तो एक्स कोमा माइनस वाई ये कहाँ पर होगा, तो देखो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही है, उसका भी एक्स ही है, मतलब आएगा तो इधर ही। लेकिन वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, वाई था, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। तो वाई मतलब ऊपर की तरफ हमने मान रखा है, तो माइनस वाई नीचे की तरफ हो जाएगा। तो जितना ये ऊपर होगा उतना ही माइनस वाई, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन ऊपर का नीचे हो जाएगा क्योंकि माइनस लग गया। तो ये हो गया अपना कौन सा, जेड बार मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई। तो बहुत आसान है ना समझने में। मैं आपको बोलूँ भाई 2,3 को कहाँ होगा, तो आप बोल दो कि यहाँ पर होगा, तो 2,-3 कहाँ होगा, उतना ही नीचे वाले की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप सीधी सीधी ये बात बोल सकते हो कि जेड अगर ऊपर है तो जेड बार नीचे होगा, जेड अगर नीचे है तो जेड बार ऊपर हो जाएगा। कुल मिला के हो क्या रहा है, मिरर इमेज ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, मिरर इमेज। ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे आ जाएगा। अच्छा, मिरर का काम कौन कर रहा है, ये, ठीक है, ये वाला एक्सिस कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, यहाँ पर जो ये होता है ना, इसको इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस ऐसे कुछ करके। यहाँ पर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो एक्स एक्सिस वगैरह बोल देते हैं, है ना, जनरली तो बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स आ रहा है, एक्स मतलब कौन सा, रियल पार्ट आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, रियल एक्सिस। और y, इस पे y आ रहा है ना, y मतलब कौन सा, इमेजिनरी पार्ट। तो इस एक्सिस को, y एक्सिस को हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी। हाँ, तो अब मैं इसकी ना डेफिनेशन लिख देता हूँ, जेड के कॉन्जुगेट की इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ये है इसकी डेफिनेशन, जेड का मिरर इमेज ऑफ जेड इन दी मिरर। मिरर कौन सा है, रियल एक्सिस, है ना, मिरर क्या है अपना, ये रियल एक्सिस है। तो ये भी अपना क्लियर हुआ। अब आते हैं अपनी सबसे मेन चीज़ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। इसको दोस्तों ध्यान लगा, जितना भी ध्यान है ना, जितनी भी कंसंट्रेशन पावर है, पूरी इस पे लगा देना। ठीक है, कौन, आर्ग्यूमेंट पर। तो दोस्तों आर्ग्यूमेंट को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद में कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक बार समझो कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फिर समझने में हमें क्या दिक्कत होगी और फिर हम उसको कैसे कैसे निपटाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है एंगल। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, उसकी अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एंगल बताना हमें, कोई ना कोई एंगल। उसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन, एंगल बिटवीन रियल एक्सिस एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ, मतलब 0 + आयोटा 0 एंड जेड x + आयोटा y, जो भी है। तो रियल एक्सिस तो हो गया ये रहा, है ना, रियल एक्सिस तो है यहाँ पर। और जो लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, जो कि ओरिजिन मतलब 0 + आयोटा 0 को और जेड को मिलाता है, तो ये है वो लाइन सेगमेंट जो कि ओ को और जेड को मिलाता है। तो इन दोनों के बीच में हमें एंगल बताना है, लेकिन रुको, कैसे, यहाँ पे जो रियल एक्सिस है ये इनिशियल रे होना चाहिए, है ना, ये क्या होना चाहिए, इनिशियल रे। और जो ये लाइन सेगमेंट है ये अपना फाइनल रे होना चाहिए, मतलब टर्मिनल रे। आप समझते हो ना, जो एंगल होता है उसमें ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो आप यहाँ पे बीच में एरो लगाते हो। एक्चुअली हमें यहाँ पे एरो लगाना है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई कोई सा भी एंगल लिख लिया थीटा, है ना, मतलब 30 डिग्री 60, ऐसा नहीं। यहाँ पर हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखते ही हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, प्लस का एंगल कब आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। वो सारी ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने देखी थी ना, वो यहाँ पर भी लगेगी। एक तरीके से अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लगती है। तो ये हो गया फाइनल रे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होता है ये हो गया इसका आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे जो कोई भी थीटा आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया थीटा। अच्छा, अब शॉर्ट फॉर्म में इस आर्ग्यूमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, ए आर जी। ए आर जी, यहाँ पे किसका हमने ए आर जी देखा, मतलब किसका आर्ग्यूमेंट देखा हमने, जेड का। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम ऐसे बोलते थे ए आर जी और ब्रैकेट में जेड। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर मैं किसी क्लास में किसी बच्चे को पूछता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे समझो यहाँ पर ले लिया मैंने, ऐसे ऐसे यहाँ पर ले लिया एक पॉइंट।
मतलब ये 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री के लिए मैं क्या पॉइंट ले लेता हूँ, -1 ले लिया ना, बीचों बीच ले लिया। तो ये इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री, 45 पूरा ये 90 होता ही है। अब आप बताओ कि भाई ये जो जेड है ना, इसको मैं Z1 नाम दे देता हूँ ना, Z1। तो Z1 क्या हो गया, -1 माइनस आयोटा हो गया, जो रियल पार्ट है वो भी -1, जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब आप बताओ इसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो आपको इनिशियल रे, यहाँ पे इनिशियल रे का ध्यान रखना है। तो इनिशियल रे क्या है, रियल एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस ये। अच्छा, इसकी वो भी कौन सी, पॉजिटिव साइड, ये भी मैं भूल गया, अब जाके डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। पॉजिटिव रियल एक्सिस मतलब ये वाली पॉजिटिव साइड। तो ये है इनिशियल रे। और फाइनल रे क्या होनी चाहिए, ये ओ को हम जेड से जो मिला रहे हैं ना, ये वाली फाइनल रे। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना है। तो आप इधर से भी पहुँच सकते हो और इधर से भी पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इधर से पहुँचेंगे तो कितना एंगल हम कवर करते हुए चलेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और फिर 45 और, तो टोटल कितना हो गया, 215, ठीक है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज घूम के आए हैं ना, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 215 डिग्री। अच्छा, इधर से भी तो हम आए हैं, तो इधर से ये क्या बन जाएगा, तो देखो भाई, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री और, तो टोटल कितना हो गया, 90 + 45 135 हो गया, 135 डिग्री हो गया। लेकिन ये हम कैसे घूम के आए हैं, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है वैसे। तो क्लॉकवाइज में हम हमेशा क्या, कन्वेंशन है ये, तो हम मानते ही मानते हैं कि जब भी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव एंगल हम लेंगे। तो ऐसे -135 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर क्लास में पूछता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बताओ, मतलब ये Z1 मतलब ये, मतलब कौन सा, -1 माइनस आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा। तो कोई बच्चा तो बोलेगा कि भाई ये हो गया 215 डिग्री, कोई बोलेगा माइनस का 135 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कोई कोई होते हैं ना, हर क्लास में कोई ना कोई होते हैं ना शानदार से बच्चे, वो क्या बोलेंगे, सर एक काम करते हैं, इसको हम एक चक्कर तो ये लगाया और एक चक्कर ये लगाया, तो ये एंगल बोलेंगे हम, तो है ना। तो ऐसा भी होते हैं, तो भाई उनकी बात भी सही है, उनकी बात भी गलत नहीं है। तो ये एंगल कितना है, अब यहाँ पे पहुँचना हमें, तो पूरा 360 ये हो गया, फिर 215 और चलेंगे तो 360 और 215, तो ये हो गया 575 हो गया। तो वो बोल सकते हैं कि भाई प्लस का 575 डिग्री, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर तो भाई लाइन लग जाएगी एंगल्स की ना। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत आई कि कोई खास एंगल हमें चाहिए, ऐसे नहीं कि हम बार बार कोई सा भी एंगल बोलते रहें, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, सबके अलग अलग आंसर ना आए, एक ही आंसर आए, तो उसके लिए हम समझते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो मतलब कोई सा भी एंगल बता दो, आर्ग्यूमेंट मतलब एनी एंगल जो कि इनिशियल ये होना चाहिए, फाइनल ये होना चाहिए, ठीक है, इनके बीच का एंगल। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में फिर हम आर्ग्यूमेंट में भी कुछ कंडीशन लगा देंगे, तो अब उसको देखते हैं। तो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब इसी को हम थीटा बोलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि आर्ग्यूमेंट बताओ, तो आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही बताना है, ऐसे बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने में, ठीक है। तो उस एंगल, अब आर्ग्यूमेंट तो एंगल ही होता है ना, एक स्पेशल एंगल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो होता है जो कि -π से लेके पाई तक चले। यहाँ पर मैंने -π के साथ इक्वल का साइन नहीं लगाया, इसका अभी कारण मैं बताऊंगा, और पाई के साथ लगाया, ठीक है। मतलब एक ऐसा एंगल जो कि माइनस का 180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, हमें इन्हीं के बीच का एंगल हमें काम में लेना है, इनके बाहर, इस दायरे से बाहर नहीं जाना। इसका मतलब समझो कब कहाँ कैसा आर्ग्यूमेंट हम निकालेंगे। इसका मतलब ये है, हम देखो यहाँ पे प्लस का 180 है ना, तो हम यहाँ से लेके प्लस, प्लस का मतलब कैसे, ये प्लस का ना, तो हम कैसे घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। ये माइनस का है, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। तो हम स्टार्ट तो यहीं से होंगे, इधर से ही हम इधर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, इधर से हम क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज। इनिशियल तो यही है अपना। तो यहाँ पे प्लस का 180 है और उसके बराबर भी है, इसका मतलब यहाँ से उठ के हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ अगर कोई यहाँ पर पॉइंट है, अगर कोई यहाँ पर पॉइंट है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या बोलेंगे हम, प्लस का 180 डिग्री, वो भी कैसे, ऊपर से घूम के आएंगे। यहाँ पे माइनस का 180 डिग्री कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, क्योंकि ये लो या फिर ये लो, दोनों का मतलब यहाँ पे उपस्थित पॉइंट है। तो भाई माइनस का लेना या प्लस का लेना, उसमें प्लस जीत ही जाता है, क्योंकि हम जनरली प्लस ही प्रीफर करते हैं। माइनस और प्लस का सवाल हो तो हम प्लस ही लेते हैं। फिर -180 मतलब अगर यहाँ नीचे की तरफ कोई पॉइंट है तो हमें -180, क्योंकि इससे अब ऊपर से घूम के आएंगे तो 180 से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, तब 180 से ज़्यादा हमें जाना नहीं है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, एक दायरे में रहता है, तो ऊपर से नहीं आएंगे, नीचे वाले पॉइंट्स के लिए हम नीचे से चलेंगे। तो यहाँ से चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इसको टच नहीं करेंगे, यहाँ पर ये ऐसे ओपन बन जाएगा, ठीक है।
तो ये चक्कर है यहाँ पर। अब जैसे हमने पिछला वाला जो एग्जाम्पल लिया था ये रहा, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट अपना -1 माइनस आयोटा। तो अब बताओ आप इसमें 215 मतलब ऊपर से घूम के आओगे या फिर नीचे से आ जाओगे डायरेक्ट। तो ऊपर से अगर हम चक्कर लगाते तो इस लाइन से नीचे नहीं आते हैं ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, तो 215 हम खारिज कर देंगे ये वाला, और ज़्यादा चक्कर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो 180 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ये PA हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब डायरेक्ट शॉर्टेस्ट वे में हमें वहाँ तक पहुँचना, तो ये क्या हो जाएगा -135 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है, और इधर से हम -180 तक आ जाते हैं लेकिन उसको टच नहीं करते। यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ही हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। कोई कभी आ जाए कि एम्पलीट्यूड बताओ तो बोल देना कि भाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होता, तब आपको इसी में आंसर देना है। वैसे आर्ग्यूमेंट भी आ जाए तब भी आपको इसी में आंसर देना है। अब दोस्तों देखो, समझने में तो इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आ गया, लेकिन अब सोल्व कैसे करना है, क्योंकि हर बार सिचुएशन बड़ी आसान नहीं होती ना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं होती। तो अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, स्टेप्स टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पता करने की स्टेप्स नहीं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पता करने की स्टेप्स। तो दोस्तों अपना यहाँ पर जो काम होगा वो 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले मैं जेड ले लेता हूँ, x प्लस आयोटा वाई, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें यहाँ पे लिखा होगा 1 प्लस आयोटा या फिर √3 प्लस आयोटा, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होगा। और तो इसके अंदर पहली स्टेप आपको लगानी है, तो आप एल्फा एक एंगल निकालेंगे, एल्फा, ठीक है। यहाँ पर एल्फा एंगल है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को मैं थीटा मान के चल रहा हूँ, एल्फा उस थीटा लाने के लिए मदद करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो एल्फा मतलब क्या, टेन इनवर्स यहाँ पे मॉडुलस y/x। अब इसका कारण बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपकी ऐसे कैसे आया, ठीक है। तो एल्फा आप ऐसे निकाल लोगे, एल्फा मतलब टेन इनवर्स है ये, यहाँ पर ये टेन इनवर्स समझ में नहीं आ रहा तो आप इस टेन इनवर्स को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा टेन एल्फा बराबर y/x का मॉडुलस। फिर हम एल्फा कुल मिला के वो एंगल हमें निकालना है। दूसरी स्टेप, आप इसका क्वाड्रेंट पता कर लो। क्वाड्रेंट कैसे पता करोगे, जैसे हमने यहाँ पर कैसे पता किया, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रियल नेगेटिव है लेकिन इमेजिनरी पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे फोर्थ। तो क्वाड्रेंट आप डिसाइड कर लो, और क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद में आप यहाँ पर एक टेबल लगा दो यहाँ पर थीटा निकालने का। थीटा ही अपना क्या है, टोटल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाएगा, एल्फा के बराबर ही हो जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एल्फा के बराबर। तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा हो जाएगा एल्फा माइनस पाई के बराबर, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाएगा, माइनस एल्फा के बराबर, ठीक है, माइनस एल्फा। तो दोस्तों समझाने के लिए मैंने बस 2 ही केस लिए हैं, मतलब एक तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, मतलब ये वाला केस है ना, एक मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया। तो आप यहाँ से समझ सकते हो आराम से, इन्हीं से समझ में आ जाएगा। और फिर समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार दोबारा देख सकते हो, फिर भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये टेबल याद रखो। तो यहाँ पर देखो, मैं इसकी बात करूँ, ये वाली लेंथ क्या होगी x, ये वाली लेंथ क्या होगी y होगी, ठीक है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एल्फा बोल रहा हूँ। तो आप बताओ एक बार टेन एल्फा की वैल्यू क्या होगी। टेन एल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y/x हो जाएगा, है ना, y/x, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब एक बार मैं इधर भी लगाता हूँ, यहाँ पर मैं इस एंगल को एल्फा मान रहा हूँ ना, इस एंगल को क्या मान रहा हूँ मैं, एल्फा मान रहा हूँ। अच्छा ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, ये y के बराबर होगी, है ना, -y, लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस है तो मैंने मॉडुलस ले लिया। फिर अगला ये वाली डिस्टेंस बताओ कि ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये -x है ना, तो यहाँ पे -x पॉइंट होगा, लेकिन डिस्टेंस के लिए मैं -x का ले लूँगा मॉडुलस, ताकि नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाए। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर बताओ, यहाँ तो इस ट्राइंगल में हमने लगाया, इस ट्राइंगल में बताओ कि टेन एल्फा क्या होगा। टेन एल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। एल्फा के सामने वाली अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होती है, तो क्या आ जाएगा, -y का मॉडुलस डिवाइड बाई। और एल्फा के जो टच में होता है, टच में तो 2 होते हैं, एक ये होगा एक ये होगा, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री के सामने, तो फिर ये बच गया, ये क्या है, बेस है, तो ये -x का मोड आ गया। तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इसको भी सोल्व करोगे तो y/x ही आ जाएगा, पॉजिटिव है ना, मॉडुलस इनके माइनस को खा जाएगा। तो जब भी आप एल्फा निकालोगे तो आप कई बार यहाँ पे छोटा सा एंगल निकालोगे, यहाँ पे छोटा सा एंगल निकालोगे, लेकिन अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट तो स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, यहाँ से। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, स्टार्ट तो यहाँ से होगा। तो आप ऐसे घूम के आओगे फिर ऐसे आ जाओगे डायरेक्ट, तो आप ऐसे आ जाओगे ना डायरेक्ट, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है वो एल्फा के बराबर हो गया, तो यहाँ पे जो थीटा है वो एल्फा के बराबर हो गया। आर्ग्यूमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में थीटा लेके चल रहा हूँ। थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, एल्फा मतलब उसकी मदद करेगा। अच्छा
यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, तो सबसे पहले देखो ये टोटल होता है 180 डिग्री, उसमें से आप ये अल्फा हटा दो, तो पाई में से हमने अल्फा हटा दिया। लेकिन यहाँ पर हम कैसे चल के आए, घड़ी की दिशा में चल के आए, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव एंगल आना चाहिए, तो यहाँ पर इस पर हम माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा माइनस पाई। तो ऐसे ये टेबल काम करती है। आप चाहो तो पूरा कंसेप्ट भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, और एनसीईआरटी के अंदर भी डायरेक्ट इसी को यूज़ में लिया गया है। तो आप ये लगाओ, सीधा पहले अल्फा निकालो, फिर ये निकालो और काम खत्म। तो दोस्तों आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल लेने से पहले हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट अगर आपने जान लिया ना, फिर बाद में पोलर फॉर्म और ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है आइलर्स फॉर्म, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आईआईटी जेईई की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो इसको भलीभांति जानते हैं। और सबसे आसान फॉर्म मेरे को ये लगती है, जब भी कोई बड़े बड़े काम करने हो ना, तो हम आइलर्स फॉर्म लगा देते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है, वो छोटी सी चीज़ है। तो उससे पहले हम पोलर फॉर्म और ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमें काम करना है। यहाँ पर ये जो है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड बोलते ही है, ठीक है, जैसा कि हमने इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा है। तो मॉडुलस ऑफ जेड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर इसका वो है आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। ये है तो डिस्टेंस ओ से लेके जेड तक, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड को क्या बोल देंगे, हम आर बोल देंगे। और दूसरी चीज़ ये ओ ए, ये लेंथ कितनी हो गई एक्स, यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो, और ये लेंथ कितनी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। अब आप फटाफट मेरे को इसके अंदर दो चीज़ें बताओ, एक तो कोस थीटा और एक साइन थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन आर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वाई अपॉन आर। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, सोल्व करने का मतलब इनकी वैल्यू बताओ। x का मीनिंग क्या हो जाएगा, r कोस थीटा, r कोस थीटा। y का मीनिंग क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, ठीक है। अब बहुत आसान हो गया। अच्छा ये तो आप चीज़ उसमें भी जानते थे ना, फिजिक्स में काम आता है। इस r का इधर की तरफ कंपोनेंट r कोस थीटा, इसके सामने इसका ये कंपोनेंट, या फिर इधर की तरफ ये कंपोनेंट r साइन थीटा, जिसके साथ में उसके साथ कोस लगा देते हैं, और जिससे अलग है उसके साथ साइन लगा देते हैं। तो वही बात है, x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इतना सा जान लिया, अब आप सारे काम कर सकते हो और बड़े ही आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता तो अलग अलग भी बता सकता था, लेकिन आप ऐसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कार्टेशियन फॉर्म जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो सब कुछ कार्टेशियन फॉर्म में है। जैसे मैं बोलूँ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए है। पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, हम x की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे क्या, r कोस थीटा, और y की जगह r साइन थीटा। तो यहाँ पे r कोस थीटा आएगा, यहाँ पे r साइन थीटा आएगा, r आ जाएगा कॉमन। तो इसी चीज़ को मैं क्या बोल दूंगा, r आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और आइलर्स फॉर्म के अंदर, इसको आइलर्स फॉर्म बोलते हैं। आइलर्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक स्पेशल सीरीज से हम समझते हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा r इंटू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा के बराबर। ये एक्चुअली इसके प्रूफ को देखने के लिए हमें कोस थीटा का एक एक्सपेंशन होता है वो देखना पड़ता है, साइन थीटा का एक्सपेंशन, फिर ई रेस टू पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो देखते हैं कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर ही आती है। ई यहाँ पर एक आइलर्स नंबर होता है, जो कि लॉगरिदम जो होता है ना उसमें ज़्यादा काम आता है। इसकी वैल्यू 2.718 होती है, इसकी और भी कई खासियत होती है, ठीक है। ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो हमने जैसे वो पढ़ा था ना रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें ये आया नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब हायर पढ़ते आईटी की तैयारी करते ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। डिफरेंशिएशन में भी इससे हमें मिलना होगा अपना वापस, लेकिन अभी फिलहाल हम यहीं पर रहते हैं। तो किसी नंबर को हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखें तो वो है कार्टेशियन फॉर्म, उसको हम r फिर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखें तो वो है पोलर फॉर्म। इसको सोल्व करोगे ना आप, कोस थीटा और ये सब सोल्व कर आगे मल्टीप्लाई करो तो वापस इसी में आ जाएंगे। और r की जगह तो r, ये मॉडुलस ऑफ जेड है ना, मॉडुलस ऑफ जेड, और उसको कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर हम ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा आइलर्स फॉर्म में, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने घटाने उनकी कैलकुलेशन में बड़ी आसान होती है। ये फॉर्म दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में बहुत आसान, मतलब बहुत फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पर जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में, हम शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, ऐसे कोई खास कोई खास नाम नहीं आएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम सिस थीटा। क्या बोलते हैं इसको, सिस थीटा। कुछ लोग इसको किस थीटा भी बोल देते हैं, लेकिन वो मजे लेने वाली बात है। तो सिस थीटा हो गया कोस थीटा,
कोस का सी आ गया, आयोटा का आई आ गया, साइन का एस आ गया, फिर थीटा। तो सबको पता है सिस थीटा मतलब आर कोस, ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह आर है, सिस थीटा में ये आर नहीं आता है, बस इतना सा चीज़ आता है। तो ये भी एक ही बात है, ठीक है। अब एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो एक्स प्लस आयोटा वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई। ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर x और y, ये जो नंबर है x प्लस आयोटा y, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, x से और y से, तो x कोमा y। यहाँ पर ये जो पोलर फॉर्म है, ये दो नंबर से मिलके बना है, किससे, r से और थीटा से। तो अगर आप इसको r कोमा थीटा लिखोगे तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया अपना। मेन चीज़ ये है, क्वेश्चन आपका ये तो आएगा ही आएगा, भले आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर आईटी की तैयारी कर रहे हो, कार्टेशियन फॉर्म से आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो आर, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, और एक आपको थीटा पता होना चाहिए, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मॉडुलस निकालना आपको सिखाई दिया, आर्ग्यूमेंट निकालना आज हमने देख ही लिया। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज का ये अपना लेक्चर खत्म। तो दोस्तों ये अपना एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है -1 प्लस आयोटा रूट 3 को पोलर फॉर्म के अंदर, जो कि कैसी दिखती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे सजी धजी हुई है ना। तो इसको सजा तो हम भी देंगे, लेकिन हमें किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक तो यहाँ पर हमें आर पता होना चाहिए, और यहाँ पे एक थीटा भी चल रहा है, तो एक थीटा हमें पता होना चाहिए। अच्छा, आर का मतलब क्या है, इसका मॉडुलस, इसको मैं जेड ले लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, जेड। तो जेड का मॉडुलस तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ, इस यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। सोल्व करेंगे तो फिर से रूट ऑफ 4 बन गया, मतलब 2, इसका आंसर बना। अब निकालते हैं हमें आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए हमें पता है कि दो स्टेप्स लगानी है, वो स्टेप्स क्या है, एक तो हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, टेन इनवर्स ऐसे करके, है ना। तो पहले अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा क्या आएगा, टेन इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स, ऐसे। तो ये बन गया टेन इनवर्स मोड ऑफ y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, रूट 3, तो रूट 3 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाई x की, नीचे आएगा x की वैल्यू क्या है, मतलब ये रियल पार्ट -1, तो यहाँ पे टेन इनवर्स मोड ऑफ, और ये कट के क्या बन जाएगा, रूट 3 बन जाएगा। अब ये माइनस तो चलो हट ही गया ना, तो क्या आया, टेन इनवर्स रूट 3। अब ऐसा एंगल बताओ आपकी टेन इनवर्स रूट 3 की मतलब वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी इसकी वैल्यू 60 डिग्री, या फिर π/3 बोले तो रेडियन के अंदर। ये कैसे कर लेते हैं हम, तो आप इसको देखो, इसको और इसको देखो, बड़ा ही आसान है। अल्फा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स रूट 3 है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता ना, तो इस टेन इनवर्स को इधर की तरफ भेज दो, तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो टेन अल्फा बन जाएगा, है ना, इनवर्स इधर आके सीधा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रूट 3। तो अब तो बता ही सकते हो कि अल्फ़ा, यहाँ पे टेन अल्फ़ा की वैल्यू रूट 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा, है ना। तो ये अल्फ़ा में मिल गया। अब एक बार इसका आप क्वाड्रेंट डिसाइड करो। क्वाड्रेंट देखो क्या होगा, पॉइंट क्या अपना, -1 प्लस आयोटा रूट 3। तो अगर इसको मैं पॉइंट की फॉर्म में बोलूँ, तो रियल पार्ट क्या, -1, तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, रूट 3 हो गया। तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, किस क्वाड्रेंट में आता है ऐसा, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इसका क्या बता देंगे, आर्ग्यूमेंट बता देंगे, मतलब क्या बता देंगे, थीटा बता देंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या प्रीफर करना है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो क्या बन जाएगा ये, पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये वैल्यू यहाँ पे आप रख दो, तो क्या बन जाएगा, π-π/3 बोले तो कितना हो गया, 2π/3। तो हमें थीटा भी पता चल गया और हमें आर भी पता चल गया। तो अब हम यहाँ पे इसको सजा के ऐसे लिख देते हैं पोलर फॉर्म में। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या बन गई, इस क्वेश्चन के अंदर सब कवर हो गया, आर्गुमेंट निकालना वाला क्वेश्चन भी हो गया, पोलर फॉर्म का भी हो जाएगा। क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की जगह क्या रखेंगे हम, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 ऐसा बन जाएगा। इस नंबर को जैसे कोस 2π/3 हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू निकालना सीखा था ना, कोस 120, इन सब की वैल्यू वापस रख के सोल्व करेंगे ना, तो वापस हम किस पे पहुंच जाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में पहुंच जाएंगे। मतलब इसको वापस, अगर आपको ये पोलर फॉर्म है, इसको वापस कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, तो आप इसकी वैल्यू रख दो, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। -1 प्लस आयोटा रूट 3 हमें अगेन मिल जाएगा। ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये है पोलर फॉर्म।
आइलर्स फॉर्म में भी लिख देते हैं। क्या होता है आइलर्स फॉर्म, क्या होता है ई रेस्ट पावर आई, यहाँ पे आर तो आता है ये मल्टीप्लाई में, फिर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा ये भी आता है। तो आर की जगह कितना आ जाएगा 2, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2π/3, तो 2π/3 ऐसे। तो ये सब कुछ हो गया अपना फिनिश। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया हो, मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है। अब आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि समझ में आया कि नहीं आया। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।